जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारी वर्णमाला की यानी वर्ण विचार की 9वीं क्लास है और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि हम कर रहे थे वर्णों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण हम कर रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। और उसके अंदर हमने देखा था कि कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं और मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं। यानी लास्ट में हम देख रहे थे कि मूर्धन्य वर्ण, और मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर रीटरस मूर्धा, यानी री ट ठ ड ढ ण र और स षटकोण वाला क्या होते हैं भाई? मूर्धन्य वर्ण होते हैं। क्लियर है मेरी बात? अंतिम जो हमारी चर्चा चल रही थी कि ड और ढ को लेकर के हमारी चर्चा चल रही थी। आपको कहना सर एक होता है ड और एक क्या होता है ढ, और एक क्या होता है भाई अड़, और एक क्या होता है अढ़। ये हमारी चर्चा चल रही थी। आपको कहना है सर ड और ढ के आगे यदि आप ए लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाएगा अड़ और इसका भी उच्चारण हो जाएगा अढ़। मैंने कहा इस चिन्ह को क्या कहते हैं? आपको कहना सर उच्छिप्त चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त चिन्ह। मैंने कहा इसका उच्चारण करो ड, इसका उच्चारण करो ढ। मैंने कहा इसका उच्चारण ए लगा दो इसके आगे अड़, इसका उच्चारण करो ए लगा दो इसके आगे अढ़। ऐसे उच्चारण हो जाएगा। देखना, हम देख रहे थे कि ये उच्छिप्त चिन्ह हमें कहाँ पे लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ये हम देखने वाले थे। तो एक नंबर पर आपको लिखना है कि उच्छिप्त चिन्ह लगाने के नियम। आपको हेडिंग डालनी है उच्छिप्त चिन्ह लगाने के नियम, यानी ड और ढ के हमें कहाँ पे उच्छिप्त चिन्ह लगाने चाहिए और कहाँ पे हमें नहीं लगाने चाहिए। लिख लेना, उच्छिप्त चिन्ह लगाने के नियम। उच्छिप्त चिन्ह लगाने के नियम। तो एक नंबर पर लिखना भाई उच्छिप्त चिन्ह लगाने के नियम। एक नंबर नियम लिखना है आपको, पहले अच्छे से लिखना है और उसके बाद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ध्यान देना। लिख लेना, यदि किसी शब्द की शुरुआत में ड या ढ, ध्यान देना भाई, यदि किसी भी शब्द की शुरुआत में ड या ढ हो तो वहाँ उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि किसी भी शब्द की शुरुआत में ड या ढ आपको मिलता है वहाँ पे उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। आप कहेंगे सर हमें तो समझ में आया नहीं, कैसे शब्द की शुरुआत में कैसे? तो ध्यान देना, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई आपको शब्द मिल जाता है इस प्रकार से, यदि कोई आपको शब्द मिल जाता है और शब्द का प्रथम वर्ण, यानी शब्द का ये प्रथम वर्ण आपको क्या मिल जाए? या तो ड मिल जाए या फिर ढ मिल जाए। ध्यान देना, यदि कोई भी शब्द है और शब्द की शुरुआत में ड या फिर ढ मिल जाता है तो वहाँ पे आपको कहना है सर इस चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं करना है आपको। देखना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है ढोल। क्या लिखा है? ढोल। और मैंने आपसे पूछा क्या ये सही है? आपको कहना सर कैसे सही हो सकता है? आपने हमें बताया यदि किसी भी शब्द की शुरुआत में ड या फिर ढ आपको मिल जाता है वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ढोल कैसे लिखा जाएगा? तो ढोल यदि आपको लिखना है तो ये उच्छिप्त चिन्ह हटा दो और ढोल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी आपको कभी भी शब्द की शुरुआत में, आपको कहीं भी शब्द की शुरुआत में ड या ढ आपको मिल जाता है तो आपको कहना सर इस चिन्ह का प्रयोग हम कभी भी नहीं करेंगे ना। ये तो क्या हो जाएगा? अढ़े, अढ़ोल हो जाएगा ना। और आपको इसका उच्चारण करना है ढोल। कैसे करना है? ढोल। तो कैसे लिखा जाएगा?
ऐसे ही लिखा जाएगा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक शब्द लिख दिया है जो अक्सर हम गलत देखते हैं, ढाबा। क्या लिख दिया? ढाबा। और मैंने आपसे पूछा, अब आपसे पूछ लिया क्या ये ढाबा शब्द सही है? आपको कहना सर ढाबा शब्द अशुद्ध है। क्यों भाई अशुद्ध क्यों है? आपको कहना सर शब्द की शुरुआत में यदि हमें ड या ढ मिल जाता है, वहाँ पे नुक्ते का प्रयोग यानी इस उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग हमें कभी भी नहीं करना है। मैंने कहा शुद्ध लिखो रे, फिर कैसे लिखेंगे? शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ढाबा ऐसे लिखा जाएगा। क्यों सर? ये तो हो गया अढ़ाबा, है ना। अढ़े का उच्चारण कभी भी शुरुआत में नहीं होगा ना। ये क्या हो जाएगा? अढ़ाबा। ये क्या हो जाएगा? ढाबा। ढे ढक्कन है, ये ढाबा, है ना। हाँ, ढक्कन से याद आया, यहाँ पे एक शब्द अपन क्या लिख देते हैं? ढक्कन। इस प्रकार से लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? ऐसे। अरे आपको तो याद है, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। यानी शब्द की शुरुआत में कभी भी आपको ड या ढ मिलता है, वहाँ पे इस चिन्ह का आपको प्रयोग नहीं करना। ये भी गलत है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। मैंने कहा ढक्कन को सही लिखना। आपको कहना सर ढक्कन कैसे सही लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। मैंने कहा ढोला मारू, ढोला कैसे लिखा जाएगा? आपको कहना है सर ढोला, यदि आपने यहाँ पे ये चिन्ह लगा दिया तो ये अढोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अढोला। ये शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आपको कहना है सर यदि आपको ढोला लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कुछ एक शब्द और दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ढील। क्या लिखा भाई? ढील। और मैंने आपके सामने ढील ऐसे लिख दिया और आपसे पूछा क्या ये शब्द सही है? आपको कहना है सर ये शब्द अशुद्ध है। मैंने पूछा कैसे अशुद्ध है? शब्द की शुरुआत में यदि ड या ढ मिलता है, आपको कहना सर ये ढ शब्द की शुरुआत में है, तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। आपको ढील कैसे लिखना पड़ेगा? शुद्ध ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बताओ बात समझ में आई? ये तो अढील, अढे, अढील हो गया, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा ढलान। क्या लिखा भाई? ढलान। और मैंने आपसे पूछा क्या ये सही है? आपको कहना है सर ढलान ऐसे शुद्ध नहीं है, ढलान तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। शब्द की शुरुआत में ढ आया है, कभी भी उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग शुरुआत में नहीं होता है। बताओ बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे लिखा है डमरू। क्या लिखा है भाई? डमरू। और आपसे पूछ लिया क्या ये डमरू सही है? आप कहेंगे सर ये अडमरू है। अडमरू हमें नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? डमरू लिखना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यदि शब्द की शुरुआत में ड या ढ होता है, वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है डोर। क्या लिखा है? डोर। और मैंने पूछा क्या ये सही है? आपको कहना सर ये शब्द अशुद्ध है। मैंने कहा क्यों? शब्द की शुरुआत में ड आया है। हालांकि ये डमरू और डोर तो ये शब्द जो है आपको पता होंगे और ये तो आसान से शब्द है, तो ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, डोर और डमरू। क्लियर है मेरी बात? कोई भी शब्द आपको दिखाई देता है, आपको कहना है सर यदि शब्द की शुरुआत में ड या ढ आ जाता है तो आपको कहना है सर शब्द के शुरुआत में कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया है ढोलकी। क्या लिख दिया है भाई? ढोलकी। और आपसे पूछा क्या ये शब्द सही है? और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? ये चिन्ह लगा दिया। और आपसे पूछा क्या ये शब्द सही है? आपको कहना है, मना कर देना सर ये शब्द अशुद्ध है। मैंने कहा क्यों? शब्द की शुरुआत में ड या ढ होता है तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग नहीं। तो ढोलकी कैसे लिखा जाएगा रे? आपको कहना सर ढोलकी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है ढाई। क्या लिखा है भाई? ढाई। और मैंने आपसे पूछा क्या ये सही है? आपको कहना सर ये अशुद्ध शब्द है। क्यों भाई? शब्द की शुरुआत में कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। आपको कहना सर ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। ये वाला राइट है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरे नंबर नियम की हम बात आगे करते हैं। चलिए, ये हमारा नियम क्या हो चुका है? कंप्लीट। आगे लिखिए नियम नंबर 2। साथ साथ में लिखना है। जितना आप साथ साथ में लिखेंगे तो आपको भी क्या रहेगा? ज़्यादा याद रहेगा ना। तो नियम नंबर 2 लिखना। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा ना। तो आपको क्या रखनी है भाई? आपको कि हौसला रखना है
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। आपको हौसला रखना है और निरंतर जो है अपना काम करते रहना है ना। उतार चढ़ाव दुनिया के अंदर आते रहेंगे और आपको समस्याओं से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। समस्याएं आती रहेगी, समस्याएं जाती रहेगी, बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना है। आपको तो बस अपना काम करते हुए जाना है ना। चलिए, नियम नंबर आपको लिखना है 2 नंबर नियम हमारा क्या कहता है, तो लिखिएगा यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द में ड या ढ स्वर रहित, सर स्वर रहित किसे कहते हैं मैं लिख देता हूँ। स्वर रहित आधे को कहते हैं ना। अपन किसे समझते हैं भाई, स्वर रहित का मतलब क्या समझते हैं, आधा। तो आप आधा लिख लो ब्रैकेट में। यदि किसी भी शब्द में ड या ढ स्वर रहित हों तथा इनके तुरंत बाद फिर से ड या ढ आए, क्या आ जाए, फिर से ड या ढ हो तो उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा भाई, उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देना, आपको कहना है सर आपने हमारे सामने क्या लिख दिया, हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। यदि मैं ये दूसरे नियम वाली बात ऐसे कहूँ कि ड या ढ संयुक्त अथवा द्वित्व के रूप में होते हैं तो वहाँ पे उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। समझने की कोशिश करना। देखना, मैंने ये वाला नियम ऐसे लिखा है, यदि कोई भी शब्द है, शब्द में ही तो ड और ढ में आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल, आपको कहना है सर किसी भी शब्द के अंदर ड हो या फिर ढ हो, यदि आपको क्या मिल जाते हैं, आधे मिल जाते हैं। आधे इनको ऐसे ही किया जाता है, हलंत लगा करके गोल घुमावदार वालों को कैसे आधा किया जाता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही आधा किया जाता है। ड या ढ स्वर रहित हो यानी आधे हो और इनके तुरंत बाद में फिर से क्या आ जाए, ड आ जाए या फिर क्या आ जाए, ढ आ जाए। क्या आ जाए, ड आ जाए या फिर ढ आ जाए। तो आपको कहना है सर वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कभी भी हमें नहीं करना है। आप कहेंगे सर हमें तो थोड़ा सा 20-30% समझ में आया है, बाकी तो उदाहरण के माध्यम से समझ में आने वाला है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, गड्ढा। क्या लिखा है भाई, गड्ढा। और मैंने आपसे पूछा क्या ये सही है, तो ध्यान देना, जहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है उससे तुरंत पहले आधा ड या ढ है, तो आपको कहना सर ये चिन्ह क्या है, गलत जगह पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नियम कहता है यदि किसी शब्द में ड या ढ स्वर रहित है, बताओ स्वर रहित है कि नहीं, आधा है कि नहीं, तथा इसके तुरंत बाद में बताओ ढ आया कि नहीं आया, ड या ढ हो तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना है। आपको कहना सर ये गढ़ा हो जाएगा, गढ़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। मैंने कहा इसको शुद्ध लिखिएगा रे, आपको कहना सर गड्ढा शब्द शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ये बन जाएगा गड्ढा। क्या बन जाएगा, गड्ढा। बताओ बात समझ में है ना। देखिए ये आधा है और इसके तुरंत बाद में क्या आया है, ढ आया है। चाहे ड भी आ जाए तो भी आपको वहाँ पे उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। इंपॉर्टेंट शब्द एक और आपको लिखवा रहा हूँ, जैसे ये शब्द होता है बुढ़ा। क्या लिखा जाता है भाई, बुढ़ा। आपको कहना सर ये अशुद्ध शब्द है, बुढ़ा आपने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द। मैंने पूछा क्यों, सर किसी भी शब्द में ड या ढ स्वर रहित हैं, आधा है और उसके तुरंत बाद में ड या ढ आ गया। बताओ इसके तुरंत बाद में ड या ढ आ गया तो आपको कहना सर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। मैंने कहा तो ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, आपको कहना सर ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, बुढ़ा शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा, बुढ़ा। ध्यान देना, एक शब्द ऐसे भी होता है बूढ़ा, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। ये तो हो जाएगा बुढ़ा और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बूढ़ा, अढ़। आपको कहना सर इसके अंदर उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। दोनों शब्द ठीक है, इसके अंदर आप कहेंगे सर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इससे पहले तुरंत पहले क्या आ चुका है, ड या ढ स्वर रहित है। क्लियर है मेरी बात।
बताओ ये वाला नियम समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा नियम, पहला नियम मैंने आपको लिखवाया है, यदि किसी भी शब्द की शुरुआत में डे या ढे आपको मिलता है तो वहां पे आपको उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। और फिर मैंने दूसरी बात आपको लिखवाई है, यदि किसी भी शब्द में डे या ढे स्वर रहित हैं, मतलब आधे हैं, स्वर रहित का मतलब आधे आप मान लो, यदि डे या ढे आधे हैं और उसके तुरंत बाद में डे या ढे आए तो वहां पे भी आपको उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। दो नियम आपके क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। चलिए तीसरे नियम की बात हम करते हैं। ध्यान देना, मैंने यदि ऐसे लिख दिया डे आधा और इस प्रकार से किसी भी शब्द के अंदर आपको दिखाई देता है, वो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे डे आधा लिख करके यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया तो आपको कहना सर ये भी शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि मैंने ढे इस प्रकार से आधा करके ऐसे आगे लिख दिया और इस प्रकार से कोई शब्द में आपको मिलता है तो आप कहेंगे सर वो भी शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? आपको कहना है सर यदि डे या ढे आधे हैं उसके बाद में तुरंत बाद में डे या ढे आते हैं तो वहां पे उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साथ साथ में लिखते रहिएगा। चलिए हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। चलो नियम नंबर 3 लिखना। अंग्रेजी के शब्दों में पहली बात, अंग्रेजी शब्द ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। अंग्रेजी शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। आप कहेंगे सर हमने अंग्रेजी शब्द तो कैसे देखा है? ऐसे देखा है। ये वाला क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और इन दोनों के अंदर शुद्ध कौन सा होगा? ये वाला ना। तो ध्यान रखना है आपको, अंग्रेजी के शब्दों में अंग्रेजी के शब्दों में डे या ढ हो तो उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा भाई? उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। आपको कहना है सर अंग्रेजी का कोई भी शब्द होता है, ध्यान देना, अंग्रेजी का कोई भी शब्द होता है, इंग्लिश का कोई भी शब्द होता है, आपको कहना है सर उसके अंदर डे या ढे क्या उच्छिप्त चिन्ह लगता ही नहीं है। अंग्रेजी के शब्दों में कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, जैसे मैं कहता हूँ मोबाइल, MOBILE, इस प्रकार से मैंने लिख दिया तो ये अंग्रेजी में मैंने लिख दिया। यदि मैंने मोबाइल को ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया? इस प्रकार से मोबाइल, तो क्या ये हिंदी का शब्द बन गया? आप कहेंगे सर ये हिंदी का थोड़ी ना बन गया, ये इंग्लिश का ही शब्द है ना, हमने देवनागरी भाषा में इसको लिख दिया है। अंग्रेजी का शब्द है मोबाइल, मोबाइल को हमने मोबाइल ही लिखा है, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो ध्यान देना, अंग्रेजी का कोई भी शब्द है उसके अंदर यदि डे या ढे आपको मिल जाता है तो उसके नीचे कभी भी उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। बताओ बात समझ में आई क्या? यहाँ पे स्पष्ट लिखा है अंग्रेजी के शब्दों में डे या ढे हो तो वहाँ पे उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है रोड। क्या लिखा है? रोड। आप कहेंगे सर रोड तो हमने ऐसे ही देखा है, ये रोड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर होता है ROAD। क्या होता है? ROAD। और इसी ROAD को हम क्या लिख देते हैं भाई? रोड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रोड। आपको कहना है सर रोड नहीं होता है, क्या होता है? रोड होता है, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों में अड़े होता ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा? डे हो जाएगा। आपको कहना सर ये शब्द कैसे माना जाए, कैसे उच्चारित होगा? रोड। क्लियर है मेरी बात? ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं एक शब्द लिखता हूं जैसे रेडियो। क्या लिख दिया? रेडियो। और मैंने पूछा क्या ये सही है? आपको कहना सर ये अशुद्ध शब्द है। क्यों अशुद्ध शब्द है? ये एक अंग्रेजी का शब्द है। कैसा शब्द है? RADIO। ये क्या हो जाता है? अंग्रेजी का शब्द है। और अंग्रेजी के शब्द के अंदर सर ने हमें बताया था अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो उसके अंदर डे या ढे है तो उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। मेरे का रेडियो शब्द कैसे लिखा जाएगा? ये तो क्या हो जाएगा? गलत। आपको कहना सर रेडियो कैसे लिखा जाएगा? रेडियो ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रख लेना, यहाँ पे यो भी नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि सर हमने चलो ठीक है वो बात तो मान ली, रेडियो ऐसा लिख दें क्या? ये भी अशुद्ध है। ओ रहेगा पीछे, क्या रहेगा? ओ। आपको कहना सर रेडियो कौन सा शुद्ध होगा? ये वाला शुद्ध होगा, रेडियो।
क्लियर है मेरी बात। एक शब्द जैसे अपने वीडियो शब्द है ना, वीडियो इंग्लिश का शब्द है कि नहीं, है ना, वीडियो बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर जैसे आपने लिख दिया वीडियो, तो वीडियो नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, वीडियो नहीं होगा। तो वीडियो नहीं होगा तो क्या होगा, अंग्रेजी का शब्द है वीडियो होगा, क्या होगा, वीडियो होगा। ये हमारा तीसरा नियम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं कि नुक्ता हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, सॉरी उत्क्षिप्त चिन्ह हमें कहाँ पे लगाना चाहिए या फिर कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। पहला नियम मैंने आपको बताया, शब्द की शुरुआत में ड या ढ है तो वहाँ पे उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम मैंने आपको बताया है, यदि किसी भी शब्द में ड या ढ स्वर रहित होते हैं, आधे होते हैं, तो उसके तुरंत बाद में यदि ड या ढ आ जाए तो आपको कहना है सर उत्क्षिप्त चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग कभी भी नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। और तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि अंग्रेजी के शब्दों में ड या ढ हो तो वहाँ पे उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। आगे लिखिएगा, चौथी बात हमारी, चौथा नियम लिखिएगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए चलो मैं रफ करता हूँ यहाँ तक। चौथी बात आपको लिखनी है, चौथा नियम है, लिख लेना, यदि किसी शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब जानते हैं क्या आप, कहेंगे सर बिल्कुल, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, बिंदी को अपन क्या कहते हैं, अनुस्वार। यदि किसी शब्द में अनुस्वार हो तथा अनुस्वार के तुरंत पश्चात ड या ढ हो तो वहाँ उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। क्या कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ये नियम लिखवाया है, यदि किसी भी शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, बिंदी को अपन को क्या कहना चाहिए, अनुस्वार। यदि किसी भी शब्द में, ये ऐसे कहना चाहता हूँ, ध्यान देना भाई, आपको कहना सर यदि किसी भी शब्द में अनुस्वार का मतलब है बिंदी, बिंदी हो तथा उसके तुरंत पश्चात, यदि इस बिंदी के तुरंत पश्चात आपको क्या मिल जाए, ड या ढ मिल जाए, तुरंत पश्चात ड या ढ हो तो आपको कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। ये चौथी इंपॉर्टेंट बात है, चौथा नियम है। आपको कहना है सर यदि बिंदी के बाद में आपको ड या ढ मिल जाता है, आपको कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान देना, अनुनासिक के बाद में तो लगभग कभी कभी हो भी जाता है, ध्यान देना, अनुनासिक के बाद में ड या ढ के उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन अनुस्वार तो कन्फर्म है कि अनुस्वार के बाद में कभी भी ड या ढ हो तो वहाँ पे उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देना कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दंड, क्या लिखा है, दंड, और मैंने यदि ऐसे लिख दिया दंड, आपको कहना सर ये रहा अनुस्वार और उसके तुरंत बाद में आया है ड, और यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कभी भी हम नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है डंडा, क्या लिखा है, डंडा, यदि मैंने ऐसे लिख दिया तो आपको कहना सर ये आया अनुस्वार और इसके तुरंत बाद में आया है तो आपको कहना सर इसका प्रयोग नहीं होगा और डंडा ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात। एक शब्द होता है मेंढक, क्या होता है, मेंढक, मैंने कहा मेंढक मैंने ऐसे लिख दिया, मेंढक मैंने ऐसे लिख दिया, आप कहेंगे सर ये अशुद्ध है, हालांकि ये अनुस्वार नहीं है, ये दिखने वाला अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। आप कहेंगे सर चंद्र बिंदु कहाँ है, ये तो बिंदी है, बिंदी को अनुस्वार कहते हैं।
ध्यान देना, जब मात्रा ऊपर चली जाती है वहाँ पे यदि चंद्र बिंदु लगता है तो वो बिंदी के रूप में लगता है। किसके रूप में लगता है? बिंदी के रूप में। तो यदि कोई आपसे पूछे मेंढक शब्द में ये जो लगा हुआ है अनुस्वार है या फिर अनुनासिक है, तो आपको आंसर वहाँ पे अनुस्वार नहीं अनुनासिक होना चाहिए। चंद्र बिंदु, ये क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु, बिंदी के रूप में। क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था यदि मात्रा जो होती है शिरोरेखा से ऊपर चली जाती है और वहाँ पे हमें चंद्र बिंदु लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम बिंदी के रूप में क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो ध्यान देना, हालांकि ये रूल हमारा यहाँ पे भी लगेगा। इस चंद्र बिंदु के बाद में क्या आ चुका है? ढ आ चुका है। तो आपको कहना है सर यहाँ पे कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो मैंने कहा मेंढक शब्द कैसे लिखा जाएगा? आपको कहना है सर मेंढक शब्द कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से ही लिखा जाएगा मेंढक। ऐसे लिखा तो ये मेंढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं पहले तो नाक से उच्चारण करो म, फिर अढ़े बोलो, ऐसा संभव नहीं है ना। आपको कहना सर मेंढक कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। और आपको कहना एक देखिए, एक दो अपवाद मैं आपको बताता हूं। जैसे एक शब्द होता है सूंड। क्या होता है? सूंड। हाथी का अपन क्या कहते हैं? सूंड। सूंड नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? सूंड होता है। क्या होता है? सूंड। आप यहाँ पे ऐसा मत सोच लेना कि चंद्र बिंदु है इसके बाद में ड आया, यहाँ पे हमें नहीं लगाना। ये अपवाद स्वरूप कुछ एक शब्द होता है ना, कुछ एक शब्द होते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। एक शब्द है जैसे मेड़। क्या है? मेड़ है ना, खेत में जो बनाई जाती है ना मेड़, तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। एक्स्ट्रा दिमाग मत दौड़ाना, मैंने आपको बता दी ये चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु के बाद में भी इसका प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन अनुनासिक के बाद में ये जो बिंदु होता है अनुस्वार, इसके बाद में तो कभी भी ड या ढ है तो उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। चंद्र बिंदु में कभी कभी हो सकता है, ध्यान रखना ना। मेड़ शब्द कैसे? आपको कहना है सर मेड़ ये आ गया बिंदु, इसके बाद में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ये शब्द क्या हो जाएगा? मेड़, और ये शब्द क्या हो जाएगा? सूंड। अपवाद स्वरूप मैंने ये शब्द आपको लिखवाए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। शब्द शुद्धि में आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो चारों नियमों का मैं दोहरान कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना भाई। आपको कहना है सर शब्द की शुरुआत में ड या ढ होता है तो वहाँ पर कभी भी हमें उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं करना, ये तो कन्फर्म है, पक्का 100% आपको ऐसा ही करना है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि ड या ढ यदि स्वर रहित होते हैं, आधे होते हैं और उसके तुरंत बाद में ड या ढ आए तो वहाँ पे भी इस चिन्ह का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना है। ये दूसरी परफेक्ट एकदम पक्की बात है, 100% पक्की बात है। क्लियर है मेरी बात? ओके। तीसरा मैंने आपको बताया अंग्रेजी शब्दों के अंदर 101% बात सही है। अंग्रेजी शब्दों के अंदर ड या ढ है तो वहाँ पे आपको कभी भी उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली स्थिति यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिली, आपको ध्यान रखना है अनुस्वार या फिर अनुनासिक, इतना आप ध्यान रखो। अनुस्वार चाहे बिंदु है चाहे चंद्र बिंदु है, उसके तुरंत बाद में ड या ढ आए वहाँ पे आपको इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, उच्छिप्त चिन्ह का। बस ये शब्द ध्यान रख लेना, मेड़ ऐसे ही लिखा जाएगा, सूंड ऐसे लिखा जाएगा। सूंड नहीं होता, सूंड कहते हैं शब्द क्या होता है? सूंड शब्द शुद्धि में, और मेड़ होता है। क्लियर है मेरी बात? आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये हमारे उच्छिप्त चिन्ह लगाने के क्या हो चुके हैं? नियम कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, हमारे 3 अंग कंप्लीट हुए हैं, कंठ, मूर्धा और तालु, है ना। आज हम पढ़ेंगे चौथा अंग पढ़ेंगे। चौथा अंग हम पढ़ने वाले हैं दंत्य वर्ण। कौन से वर्ण भाई? दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण का मतलब जिनका उच्चारण में जीभ कहाँ पे टच करती है, स्पर्श करती है? दांतों पे। आपको कहना सर दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? दंत्य वर्ण त, थ, द, ध और क्या होते हैं? न, और इसके साथ ल और क्या? स। ये क्या कहलाते हैं? दंत्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंत्य वर्ण। आपको यदि याद करना है कि दंत्य वर्ण कौन से होते हैं तो आप कैसे याद करेंगे भाई? आप याद करेंगे तुलसी दांत से। कैसे याद करेंगे? तुलसी दांत। कोई आपसे पूछे कि दंत्य वर्ण बताओ रे, आपको कहना है सर तुलसी दांत। आपने कहा सर तुलसी दांत कहा और हमें याद हो गया है क्या? बिल्कुल आपको याद हो चुका है, आपने कह दिया तुलसी दांत। सर तू का मतलब क्या हुआ? इस तू का मतलब हो गया तय वर्ग कंप्लीट। क्या हो चुका है? तय वर्ग। त, थ, द, ध, न। आगे कि नहीं आगे? ये सारे के सारे तू के अंदर। आपको कहना सर लय से क्या हो गया? लय से हो गया ये वाला ल। आपको कहना सर स से क्या हो चुका है? स से क्या हो जाएगा? स। क्लियर है मेरी बात? ओके।
तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दंत्य वर्ण। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है, तो आपको कहना सर तुलसी दांत। तुलसी दांत से कैसे याद हो जाएगा, तय से तय वर्ग पूरा, लय से लय हो जाएगा, और सय से क्या हो जाएगा, ये सय सड़क वाला क्या हो जाएगा, दंत्य वर्ण हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था ये वाला स और ये वाला स और ये वाला स, अभी हमने पढ़ लिया ये वाला स। ये हमने तालव्य में पढ़ा था, ये मूर्धन्य में पढ़ा था, रीटरस मूर्धा, और ये हमने कहाँ पे पढ़ लिया, दंत्य में पढ़ लिया। यानी इसके उच्चारण में जीभ तालु पे स्पर्श करनी चाहिए, स ऐसे उच्चारण होना चाहिए, और इसके उच्चारण में जीभ हमारे जो गड्ढेनुमा भाग है, जीभ से जस्ट ऊपर वाला भाग है वहाँ पे टच करनी चाहिए, श इस प्रकार से। और इसके उच्चारण में जीभ नीचे वाले दांतों को स्पर्श करनी चाहिए, स, है ना, स श स, ऐसे इसका उच्चारण होना चाहिए। से ऐसे उच्चारण नहीं होना चाहिए। कैसे, तालु पे जीभ स श स, ऐसे उच्चारण होना चाहिए। आपको उच्चारण अगर आपको करना आता है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना ये तालव्य होता है, ईचीएस तालु में आता है, ये रीटस मूर्धा मूर्धन्य में होता है, ये कौन सा होता है, दंत्य वर्ण होता है। एक नोट लिख लेना भाई अच्छे से, एक नोट लिख लेना, नोट, ल एकमात्र, ल एकमात्र पार्श्विक वर्ण है। कैसा वर्ण है भाई, पार्श्विक। आप कहेंगे सर पार्श्विक का मतलब क्या होता है, लय का स्पेशली नाम ध्यान रखना, लय को क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। क्यों सर, जब हम लय का उच्चारण करते हैं, किसका उच्चारण करते हैं भाई, लय का उच्चारण करते हैं। आप कहेंगे सर लय के उच्चारण में जीभ कहाँ पे जाकर के टच करती है, ऊपर वाले दांतों को जाकर के टच करती है, लय, है ना। लय का जैसे आपने उच्चारण किया तो जीभ देखो कहाँ पे टच की, ऊपर वाले दांतों को, लय। मैंने कहा वायु कहाँ से निकली, आपको कहना सर वायु कहाँ से निकली, पास से निकली। कहाँ से निकली, जीभ के पास से निकली कि नहीं निकली, आपको कहना सर बिल्कुल वायु कहाँ से निकली, पास। और पास को क्या कहा जाता है, पार्श्विक कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात। लय का उच्चारण लय, आप कहेंगे सर जीभ ऊपर वाले दांतों को जाकर के ऊपर वाले दांतों को जाकर के टच करती है और वायु पास से निकलती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, लय। बताओ बात समझ में आ गई, ओके। तो ये आपके दंत्य वर्ण क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। आपको कहना सर दंत्य वर्ण में हमें इतनी सी बात याद रखनी है, तुलसी दांत। तू का मतलब तय वर्ग, लय का मतलब लय, और स का मतलब हो गया स। क्लियर है। चलो यहाँ तक आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे हम देखते हैं ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं। 5 नंबर लिखिएगा ओष्ठ्य वर्ण। चलो भाई, ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण यानी जिनका उच्चारण ओष्ठों के द्वारा किया जाता है, होठों के द्वारा किया जाता है, वो ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन से होते हैं, एक तो ऊ होता है, और एक बड़ा ऊ होता है, और इसके अलावा प, फ, ब, भ और म। ये क्या कहलाते हैं भाई, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, होठों के द्वारा, है ना। तो ध्यान रखना, इनको याद कैसे किया जाता है। आपको कहना सर याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करने के लिए आपको कहना पड़ेगा उपओष्ठ। क्या कहना पड़ेगा भाई, उपओष्ठ। आप कहेंगे सर उपओष्ठ कह दिया हमें याद हो गया, बिल्कुल आपको याद हो गया। ऊ का मतलब क्या हुआ, ऊ का मतलब हो गया ऊ और ऊ दोनों। आप कहेंगे सर पै का मतलब क्या हो गया, पै का मतलब हो गया पै वर्ग। अब सर पै वर्ग में कौन कौन आता है, पै वर्ग के अंदर पै, फ, ब, भ और मैं आता है ना। तो ध्यान रख लेना, उपोष्ठ से ऊ, पै वर्ग प, फ, ब, भ, म। क्लियर है मेरी बात। चलो भाई, यहाँ पे आपके ओष्ठ्य वर्ण क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। यानी 500 के 500 मुख्य भेद हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।